ये फोटो भारत के ब्राइट फ्यूचर की निशानी है। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ग्राफिक्स और एआई कंपनी है, जिसके सीईओ ने कहा है कि वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे। रिलायंस और टाटा के साथ पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि उनका विश्वास है कि भारत दुनिया को एक पावरफुल एआई दे सकता है। एआई सॉफ्टवेयर मार्केट 2025 तक 134 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस करेगा और इसमें भारत का टैलेंट एक बड़ा योगदान देगा। ये एक टर्निंग पॉइंट है जो भारत के फ्यूचर का रुख मोड़ने वाला है। हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? आजादी के समय भारत में सिर्फ 12% लिटरेसी रेट था और अब पूरी दुनिया हमारे इंजीनियर्स को दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स मानती है। Why does the world trust भारत? आज की कहानी भारत के बदलते हुए एटीट्यूड और दुनिया के बदलते हुए नजरिए के बारे में, जो काम पिछले 1-2 सालों में नहीं, पिछले 70 सालों से धीरे धीरे हो रहा है, कि कैसे हमने हमारी हिस्ट्री में हर चुनौती का सामना किया और दुनिया में एक रिसेशन प्रूफ इकोनॉमी का नाम कमाया। यह है कहानी भारत के उस सेक्टर की जिसने पैंडेमिक के समय भी हमारे इकोनॉमी की डोर संभाली। कैसे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम बदलते हुए भारत की कहानी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, भारत की नींव। एक देश को किसी भी फील्ड में एक्सेल करना है तो 3 बेसिक चीजों की जरूरत होती है: इंटरेस्ट, एजुकेशन एंड पॉलिसी। आजादी के समय भारत को कंप्यूटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट था तो बेसिक प्रॉब्लम सुलझाने में। हंगर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। टेक के लिए एनवायरनमेंट सही नहीं थी, लेकिन तभी इस कहानी के हीरोज उभर कर आए। इस कहानी का एक हीरो नहीं, कई हीरोज हैं, जिन्होंने भारत की इमारत में एक एक ईंट रची। किसी ने बेस स्ट्रॉन्ग बनाया, किसी ने ढांचा रचा और किसी ने नई मंजिलें हासिल की। सैड पार्ट यह है कि इनमें से कई लोगों के नाम भी आपको पता नहीं होंगे। बात है 1950s की। ये है पीसी महालानोबिस। ये एक प्रसिद्ध स्टैटिस्टिशियन थे। आपने 5 ईयर प्लान्स के बारे में स्कूल में पढ़ा होगा। इन्होंने ये सिस्टम बनाने में हेल्प की थी। स्टैटिस्टिशियन होने की वजह से वो डेटा और स्टैटिस्टिक्स का मोल जानते थे। उनके पास फ्यूचर देखने का विजन था। भारत का सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। वैसे ही एक और विजनरी थे डॉक्टर होमी भाभा। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के हेड थे। उन्होंने भारत का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया। कैसे? कचरे से। पार्ट्स इंपोर्ट करने के पैसे नहीं थे तो वो स्क्रैप यार्ड जाते, वॉर सरप्लस डिपोट्स में जाते, पुराने मशीन्स उठाते, किसी मशीन से ये पार्ट लिया, किसी मशीन से दूसरा पार्ट लिया और बना दिया कंप्यूटर। 1960 में इसी कंप्यूटर के बेसिस पर भारत का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर बना, टिफरैक। धीरे धीरे कंप्यूटर्स की पोटेंशियल लोगों तक पहुंचने लगी, लेकिन भाभा चाहते थे कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर्स भारत में आए। इसी विजन के चलते 1960s में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर में पहली बार इंजीनियर्स को कंप्यूटर छूने का मौका मिला। ये एक बड़ी बात है जो शायद हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथों में कंप्यूटर्स बड़ी आसानी से आए हैं, लेकिन तब के कंप्यूटर्स अलग थे, बहुत महंगे थे, एक पूरा का पूरा कमरा ऑक्यूपाई करते थे और चलाने के लिए सेंट्रलाइज्ड एसी की जरूरत थी। और कंप्यूटर की वजह से धीरे धीरे ये फैसिलिटीज भी बनने लगी। तब पेन ड्राइव्स नहीं थे, सीडीज नहीं थे, फ्लॉपी डिस्क्स भी नहीं थे। ऐसे पंच कार्ड्स होते थे जिनसे ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस हुआ करते थे। कंप्यूटर्स आने की वजह से इंजीनियर्स में इंटरेस्ट जागा। बाहर से जो कंप्यूटर्स आते थे उन्हें ऑपरेट करने के लिए उनके मैनुअल्स पढ़ने पड़ते, उन कंप्यूटर्स की लैंग्वेज सीखनी पड़ती। उस समय फोर्ट्रान नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता था। हमारे इंजीनियर्स ने फोर्ट्रान सीखा और वो काफी कॉम्पिटेंट हुए इन राइटिंग सॉफ्टवेयर एंड मैनेजिंग कंप्यूटर्स, और दुनिया इस प्रोग्रेस को देख रही थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद देश के बेस्ट इंजीनियर्स कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखने लगे और ये सिलसिला 1970s तक चलता रहा। लेकिन फिर भी आपने कभी भी मेड इन इंडिया कंप्यूटर के बारे में सुना नहीं होगा। हम कभी भी अच्छे कंप्यूटर्स खुद से बना ही नहीं पाए। क्यों? एक शब्द की वजह से, ब्यूरोक्रेसी। चैप्टर 2, देश की आइडियोलॉजी। आजादी के बाद भारत के पास एक चॉइस था, आइडियोलॉजी का चॉइस। अमेरिकन आइडियोलॉजी या फिर सोवियत आइडियोलॉजी। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहां रेस्ट्रिक्शंस कम है और मार्केट बिजनेस के लिए ओपन है। यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश था और सारा कंट्रोल सरकार के हाथों में था। आपके प्लेट में क्या खाना होगा, आप कैसे घर में रहेंगे, कितने पैसे कमाएंगे, ये सारे डिसीजन सरकार आपके लिए लेती थी। भारत ने ऑन पेपर बीच का रास्ता अपनाया, लेकिन फिर भी हम सोशलिज्म की ओर झुक रहे थे। मतलब क्या है? 1991 के पहले का समय भारत के लिए सच में एक डार्क पीरियड था। हमें आजादी तो मिली थी, लेकिन देश की इकोनॉमी तो कैद थी, लाइसेंस राज के कैद में।
सरकार सब कंट्रोल करती थी, टेलीफोन लाइन से लेकर गाड़ियाँ सिर्फ सरकारी। आप भी कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए कितने लाइसेंसेस ले सकते हैं, कितना ग्रो कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट आपके पास रख सकते हैं, सब बातें सरकार डिसाइड करती थी। अगर किसी भी कंपनी को कंप्यूटर्स इंपोर्ट करने हैं तो उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्लीकेशन देना पड़ता। 1970s में भारत हमारे सिस्टम्स को कंप्यूटराइज करना चाहता था, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर इंपोर्ट करना है तो कंप्यूटर के स्पेक्स क्या होंगे, हम कितने पैसे खर्च कर सकते हैं और बिडिंग कैसे करनी चाहिए, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के हाथ में था। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट? इस प्रोसेस में कई स्टेजेस इन्वॉल्व थे। कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस डिसाइड करना, फाइनेंस और कंपनी के वर्कर्स का अप्रूवल लेना, टेंडर्स या बिड्स इनवाइट करना, उन बिड्स को स्टडी करना, प्राइस नेगोशिएट करना, फाइनल अप्रूवल देना, बायर का ऑर्डर प्लेस करना और फिर डिलीवरी। इस प्रोसेस के कंप्लीट होते होते 2 से 5 साल लगते थे और तब तक कोई नया एडवांस कंप्यूटर आ जाता। ऐसा नहीं है कि भारत के लीडर्स तरक्की चाहते नहीं थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर कंप्यूटर्स आए तो वर्कर्स के जॉब्स जाएंगे। तो उन्होंने एक अजीब सजेशन लाया कि अगर फैक्ट्री में कंप्यूटर लगाना है तो वर्कर्स की परमिशन लो, अगर सब अग्री करते हैं तो मशीन आएगा। ये डर हमारी इकोनॉमी का गला घोट रहा था। इंटरेस्ट और एजुकेशन दोनों होने के बावजूद पॉलिसी ना होने के कारण हम हमारे खुद के सबसे बड़े एनिमीज बन रहे थे। चैप्टर 3, एक नई होप। लेकिन 1980s में अचानक से हमारा कंप्यूटर्स की ओर देखने का नजरिया बदल गया। पॉलिसी कंप्यूटर्स को सपोर्ट करने लगी। 1982 में दिल्ली ने एशियन गेम्स होस्ट किया था और इन गेम्स को होस्ट करने के लिए कलर टीवी सेट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। तब उन गेम्स के लिए 5000 कलर टीवी सेट्स इंपोर्ट किए गए। एट द सेम टाइम तब ये डिसाइड हुआ कि प्लेयर रजिस्ट्रेशन, गेस्ट कोऑर्डिनेशन और रिजल्ट कलेक्शन के लिए कंप्यूटर्स यूज किए जाएंगे। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने तब इस बड़े टास्क को हैंडल करने के लिए इंडिजिनस सॉफ्टवेयर बनाया, यानी खुद से सॉफ्टवेयर बनाया। और इस रियल टाइम रिजल्ट ट्रैकिंग की वजह से कई देश इम्प्रेस हुए। इस बड़े इवेंट के पोटेंशियल को देखकर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। 1984 में एक नई कंप्यूटर पॉलिसी लाई गई जिसने आईटी पर फोकस किया, सॉफ्टवेयर को एक स्पेशल इंडस्ट्री माना। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का गला घोट रहा था वही उसे एनकरेज करने लगा। 70s और 80s में HCL, इन्फोसिस, पटनी, TCS जैसी कंपनीज एस्टेब्लिश हुई। उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रमोशन बोर्ड बनाया गया जिसका एक ही काम था, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। रेगुलेशंस में बदलाव आए। सॉफ्टवेयर कंपनीज को कहा गया कि जो पैसे आप सॉफ्टवेयर और सर्विसेज एक्सपोर्ट करके कमाते हो वो पैसे आप कंप्यूटर इंपोर्ट करने में खर्च कर सकते हो। मतलब क्या है? सरकार अपना कंट्रोल कम कर रहा था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनने लगे जहां कंपनी खोलने पर टैक्स कंसेशंस मिलते। सरकार खुद अलग अलग देशों में ट्रेड शोज करने के लिए कंपनीज को लेकर जाती, उन्हें एक्सपोजर देती। सरकार ने बिजनेस को भारत में लाने के लिए एक सही माहौल बनाना स्टार्ट किया। इंडियन सॉफ्टवेयर, आईटी और टेक इंडस्ट्री शेप लेने लगी। भारत में कंप्यूटर्स रेयर थे, लेकिन 1990 के आते आते वेस्ट के सारे सरकारी काम कंप्यूटर्स पर शिफ्ट हो चुके थे। सारे रिकॉर्ड्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, यहाँ तक न्यूक्लियर कोड्स तक कंप्यूटर्स के हाथों में थे जो फटने वाले थे, लिटरली नहीं, अंदर से। इन सारे डिवाइसेस को प्रोग्राम करते समय कोबोल नाम का एक लैंग्वेज यूज किया जाता और उसमें एक मिस्टेक हुई थी। सॉफ्टवेयर में ईयर के लिए सिर्फ 2 डिजिट्स रखे गए थे। इशू ये था कि 85 इस नंबर का मतलब कुछ भी हो सकता था। 2085, 1985, 1785। प्रोग्रामर्स ये बात भूल ही गए कि 2000 साल आने के बाद क्या होगा। लास्ट के डिजिट्स जब 00 हो जाएंगे तो कंप्यूटर उसे इंटरप्रेट कैसे करेगा? कंप्यूटर को तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा साल है, 2000, 1900 या फिर 0। मिड 1990s में कई कंपनीज ने ये रियलाइज किया कि इस प्रोग्रामिंग की वजह से एरर्स हो सकते हैं। अगर इसे फिक्स करना था तो सारे रिकॉर्ड्स में ईयर एडिट करना पड़ता, जो उनके लिए काफी एक्सपेंसिव था। TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो सब ने मौके का फायदा उठाया और अग्रेसिवली Y2K जॉब्स के लिए पिच किया। भारत के इंजीनियर्स क्वालिफाइड भी थे और उन्हें अलग अलग सिस्टम्स मेंटेन और रिपेयर करने का नॉलेज भी था। Y2K के रिस्क्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके 1996 से 1999 के बीच में सिर्फ 3 सालों में भारत की कंपनीज ने इन टोटल $2.3 बिलियन कमाए।
तब तक 1991 रिफॉर्म्स हो चुके थे, यानी इकोनॉमी को सांस लेने की अनुमति मिल चुकी थी। कंपनीज गवर्नमेंट के परमिशन के बिना फॉरेन ट्रैवल कर सकते थे, वहां से बिजनेस लेकर आ सकते थे। एट द सेम टाइम पूरी दुनिया को भारत की कैपेबिलिटीज का अंदाजा आ चुका था। भारत के एम्प्लॉइज एफिशिएंट थे, इंग्लिश जानते थे और वेस्ट से सस्ते थे। इसीलिए वेस्ट के जॉब्स भारत में आने लगे। हमने आउटसोर्सिंग के थ्रू रिमोट वर्क 1990s में ही शुरू कर दिया था। मानो हम पैंडेमिक के चैलेंजेस के लिए तब से ही प्रिपेयर कर रहे थे। चैप्टर 4, भारत का फ्यूचर। अब हिस्ट्री से आते हैं प्रेजेंट तक। नास्कॉम कहता है कि 2030 तक एआई का ग्लोबल कंट्रीब्यूशन $15 ट्रिलियन होगा, जिसमें 16% कंट्रीब्यूशन इंडियन टैलेंट पूल का होगा। भारत की इकोनॉमी में से 2 से 3 बिलियन जनरेटिव एआई की वजह से ऐड होंगे। ये बातें ग्लोबल टेक कंपनीज को कॉन्फिडेंस देती है भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, भारत के लोगों में इन्वेस्ट करने के लिए। आज भारत के इंजीनियर्स दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट्स के बैकबोन्स हैं। इसीलिए आज कंपनीज भारत में स्पेशलाइज्ड सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, जो लोकली हायर करते हैं और ग्लोबली सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जीसीसी सिर्फ मेजर मेट्रो शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहरों में भी ऑपरेट हो रहे हैं। वडोदरा, नासिक, कोयम्बतौर जैसे शहरों में भी नए नए सेंटर्स खुल रहे हैं, क्योंकि दुनिया को टैलेंट प्रोवाइड करना भारत का सबसे बड़ा टैलेंट। आज Nvidia is betting big on India, Google is betting big on India, Facebook is betting big on India। देखने पर लगता है कि ये सब अचानक से हुआ, लेकिन सच तो ये है कि इस इंडस्ट्री का बेस पिछले 70 सालों में रचा गया है। ये आज की सच्चाई पॉसिबल क्यों? Y2K क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने की वजह से, हार्डवेयर में नहीं तो सॉफ्टवेयर में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की वजह से, टिफरैक की वजह से, होमी भाभा और पीसी महलानोबिस की वजह से, जिन्होंने भारत के इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटी दी टेक्नोलॉजी को अपने हाथों से छूने की। और इस प्रोग्रेस पर दुनिया को भरोसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है। भारत में टैलेंटेड वर्कफोर्स है, ये सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि एक एम्प्लॉयबल इंजीनियर के सामने 3 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो इंडस्ट्री के लिए रेडी ही नहीं है। हमारा करिकुलम बहुत ही आउटडेटेड है और स्टूडेंट्स का इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। ये चैलेंजेस हमें पार करने की सख्त जरूरत है। आज भी भारत में चैलेंजेस कम नहीं है। जब हम यूरोप को देखते हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी को देखते हैं, अमेरिका की फाइनेंशियल सुपर पावर को समझते हैं, तो लगता है कि भारत कितना छोटा है, भारत में कितने प्रॉब्लम्स हैं। ग्लोबल स्टेज पर हमारी हैसियत कुछ नहीं। ये रियलाइजेशन आपके मन में कभी ना कभी निराशा जरूर भर देता होगा। जब मेरे मन को ये नेगेटिव थॉट्स अंदर से खाने लगता है तो मैं खुद को कहता हूँ, 60 साल पहले भी देश में 2 एटीट्यूड थे। एक एटीट्यूड हमें पीछे खींचता था, टेक्नोलॉजी से डरता था, और दूसरा एटीट्यूड हमें आगे बढ़ने के लिए कहता था। आपके मन में भी ये दोनों एटीट्यूड हैं। आप नेगेटिव माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट का मिक्सचर है, और आपको हर दिन चॉइस मिलती है कि आप किसे चुनेंगे, मिट्टी में धंसे रहेंगे या फिर उमंगों की उड़ान भरेंगे। और यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।